नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ने गद्दारी की है। क्या ये गद्दारी की है उन्होंने? आज तुम्हारे सांसद तुम्हारी पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो कारण ईडी सीबीआई नहीं है। जो केजरीवाल जी आज कह रहे हैं ईडी के डर से, बता दीजिए राघव चड्ढा पे कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप था, कौन सी ईडी सीबीआई उनके घर भी गई। स्वाति मालीवाल जी का भी बता दीजिए, हरभजन सिंह का भी बता दीजिए। तो उन्होंने भी ये बोला राघव चड्ढा तुम तो जा रहे हो ये पार्टी छोड़ के, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ये जमुना जी का घोटाला करके पैसा खा गए, किसी की साजिश नहीं थी। इन्होंने डीटीसी घोटाला किया, किसी की साजिश नजर नहीं आई। इन्होंने जल बोर्ड घोटाला किया, किसी की साजिश नजर नहीं आई। इन्होंने शीश महल बना दिया कि टाइलें जर्मनी से आएंगी या जापान से आएंगी, सिलेक्ट कर लिया कोरोना काल में। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, जो कि काफी बड़ी बात है और आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जिसके बाद अब बयानबाजी शुरू हो गई है। राघव चड्ढा जी का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार की पार्टी है, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, जिसको मैं सराहना नहीं दे सकता और उस कदम पे मैं नहीं चल सकता। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के दबाव में आकर बीजेपी ये चाल चल रही है, ईडी के समन भेजकर दबाव में बीजेपी में सब लोग शामिल हो रहे हैं। तो जी आपका क्या कहना है कि क्या ईडी के दबाव के कारण राघव चड्ढा जी ने और उनके साथ नेता ने पार्टी बदली है? मैडम ये तो अब कुछ भी कहना है, केजरीवाल जी अब कुछ भी कहेंगे, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि मैं जिस कुर्सी पे बैठा था उसके नीचे चद्दर ही खींच ली है, पाया नहीं खींचा, चद्दर ही खींच ली है, तो कुर्सी तो गिरेगी। तो 7 सांसद चले गए। जो केजरीवाल जी आज कह रहे हैं ईडी के डर से, बता दीजिए राघव चड्ढा पे कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप था, कौन सी ईडी सीबीआई उनके घर भी गई। स्वाति मालीवाल जी का भी बता दीजिए, हरभजन सिंह का भी बता दीजिए, पाठक जी का भी बता दीजिए और अन्य का बता दीजिए। इसमें तो एक अशोक मित्तल थे, उनके पास गई थी, अगर उनके ऊपर आरोप था, केस तो खारिज नहीं हुआ। जैसे अजीत पवार के ऊपर इन्होंने बोला भैया चले गए, केस तो नहीं खारिज हुआ, केस तो चल रहा है। तो ये लोग सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। इनको पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि तुम लोगों ने किया क्या। आज तुम्हारे सांसद तुम्हारी पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो कारण ईडी सीबीआई नहीं है। अगर ईडी सीबीआई कारण होता तो मुझे लगता है फिर तो तुम्हारी पूरी पार्टी, क्या कांग्रेस की पूरी पार्टियां, विपक्षी सारी पार्टियां चली जाती, बीजेपी में विपक्ष होता ही नहीं। तो ये तो सिर्फ जनता को गुमराह करना है। इनको सोचना पड़ेगा। जो आपने शराब घोटाला किया, अगर आपने नहीं किया, आपको राहु एवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत रिहा किया, हाई कोर्ट में आप गए तो जज बदलने की अपील क्यों दाखिल करी भाई आपने? तथ्यों पे सबूत थे, जैसे निचली कोर्ट में आपने सबूत दिया ऊपर भी देते, लेकिन आपने तो कहा भाई जज बदल दो। ये जज बदलने की प्रतिक्रिया कहाँ से आपके दिमाग में आ गई? अगर आप कह रहे हो जज बदल दो, मतलब ये तो एक नटखट बच्चे वाली बात हो गई। जो अपने पिताजी को कहता है पिताजी साइकिल ले दो, वो कहता है बेटा सैलरी आन दे मैं तेरे को ले दूंगा। वो पेशेंस नहीं रखता, वो रोता हुआ माता जी के पास पहुंच जाता है, मम्मी ये पिताजी साइकिल लेके दे रहे। तो वो बच्चा कहता है मेरा बाप बदल दो, वो कहता है तेरा बाप बदल दे। तो उसी तरीके से तुम्हारे कहने पर जज बदल देगा क्या? इस हिसाब से आतंकवादी कहेगा मैंने 200 लोगों को मारा, भैया ये जज बदल दो, ये मुझे 3 दिन में फांसी की सजा सुना दे। इस हिसाब से तो कसाब था, वो भी अपील लगा देता कि भैया जज बदल दो जी, नार्को टेस्ट के लिए भेजेगा, मेरे को सच्चाई बतानी पड़ जाएगी। तो ये तो मूर्खता है। और अपने आप को ये कमिश्नर कहते हैं इनकम टैक्स का, पढ़ा लिखा अपने आप को कहते हैं। क्या पढ़े लिखे लोगों की ये विचारधारा होनी चाहिए कोर्ट में जाके? और राघव चड्ढा पे जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं तो इनको भी, इनके फॉलोवर्स को भी, इनके समर्थकों को भी, और जितने आजकल चमचे ट्रेन चला रहे हैं अनफॉलो करने का राघव चड्ढा को, उनको बोलना चाहूंगा कि तुम लोग तो कहते थे भैया ही इज एजुकेटेड पर्सन राघव चड्ढा, उसे आगे आना चाहिए, उसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो आज तुम उसको अनफॉलो कर रहे हो, क्या उनकी एजुकेशन गई तेल लेने? तो मतलब इनको एजुकेशन से मतलब ही नहीं था, इनको सिर्फ एजेंडा चाहिए था। मोदी के खिलाफ जो बोले, मोदी की बुराई जो करे, बीजेपी की जो बुराई करे, वो एजेंडाधारी चमचे जो हैं वो इस चीज़ को बढ़ा दे रहे हैं और अंधभक्त बीजेपी वालों को ये लोग बोलते हैं। राघव चड्ढा ने जब वो आम आदमी पार्टी में थे तब कहा था कि जो बीजेपी है वो गुंडे लोगों की सरकार है, अनपढ़ लोग भरे पड़े हैं उसमें, और अब उसी अनपढ़ पार्टी जिसे वो अनपढ़ बता रहे थे वही उन्होंने ज्वाइन कर। देखिए पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप पक्ष में है तो विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, और पक्ष में है तो विपक्ष पे लगाएंगे, दोनों चीज़ों में चलता ही है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई आपकी पार्टी में आ रहा है, क्या केजरीवाल की पार्टी में कोई नहीं गया होगा अन्य पार्टी से निकल के? क्या कांग्रेस में कोई नहीं गया? ये तो जाते आते रहते हैं, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन जो बंदा आप अपनी पार्टी में ले रहे हो उसका क्या दायित्व रखता है, उसने क्या कार्य करे हैं राज्य के लिए या देश के लिए, वो मैटर करता है। अगर राघव चड्ढा ने अच्छे मुद्दे उठाए, स्वाति मालीवाल ने अच्छे मुद्दे उठाए, देश के लिए उन्होंने लोगों के लिए काम किया, तो आज वो बीजेपी में आ रही है, तो वेलकम है। कम से कम परिवारवाद तो नहीं है कि मेरा बेटा आएगा तो मैं उसी को लूंगा, मेरी बुआ का लड़का आएगा उसी को लूंगा। परिवारवाद तो नहीं चला रहे ना। जैसे माता जी ने रायबरेली की सीट छोड़ी तो बेटा जी लड़े, राहुल गांधी। बेटा जी ने, भैया जी ने जब सीट छोड़ी वायनाड से तो बहना जी लड़ी। कोई और कार्यकर्ता उन लोगों को दिखा नहीं। लेकिन बीजेपी ने ये बोला भैया यहाँ जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है नितिन नवीन। तो तुम भी अगर देश की बात करते हो, भारत को विकसित भारत बनाने में हमारे साथ चलते हो, तो वेलकम है आपका, वो आए।
अशोक मित्तल जी ने पार्टी क्यों छोड़ी? क्यों? उन्हें तो आम आदमी पार्टी ने सब दिया था, डेप्यूटी पद भी दिया था राघव चड्ढा को हटा के। तो उनका क्या कारण था जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन? देखिए, क्या ईडी था वो कारण? नहीं, हर बंदे का अपना स्वाभिमान भी होता है। कई लोग होते हैं जिनको 2 नंबर का पैसा बड़ा अच्छा लगता है, और कई लोग होते हैं कहते हैं जी हमारे इतने सक्षम है, हमारे माँ बाप दादाओं ने इतनी मेहनत करी कि हमें 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, हमें अब देश के लिए अगर कुछ करना है तो राजनीति में आना है। अगर वो इसलिए आए राजनीति के अंदर, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करे, उनको लगा जो भ्रष्टाचार कर रही है पार्टी हम उसके साथ क्यों चले। जैसे नरेंद्र मोदी, आज तक एक आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, लेकिन केजरीवाल जी के ऊपर कई आरोप हैं भ्रष्टाचार के। आए दिन वो ईडी, सीबीआई और कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। तो ऐसी पार्टी के साथ ऐसे ईमानदार नेता क्यों चलेंगे? कहते हैं वो तो बीजेपी की साजिश है, उन्होंने इल्जाम लगवाए हैं घोटाले। फिर तो मैडम मेरे को लग रहा है जो पहलगांव में आतंकवादियों को ठोका और जो पाकिस्तान को ठोका वो भी बीजेपी की साजिश होगी। जो दिल्ली में धमाके हुए, शाहीन और वो पकड़ी गई, वो भी फिर मतलब सारी चीज़ें बीजेपी की साजिश में होती हैं। इनकी साजिश में कुछ नहीं होता। ये जमुना जी का घोटाला करके पैसा खा गए, किसी की साजिश नहीं थी। इन्होंने डीटीसी घोटाला किया, किसी की साजिश नजर नहीं आई। इन्होंने जल बोर्ड घोटाला किया, किसी की साजिश नजर नहीं आई। इन्होंने शीश महल बना दिया कि टाइलें जर्मनी से आएंगी या जापान से आएंगी, सिलेक्ट कर लिया कोरोना काल में। वो किसी की साजिश नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो साजिश के तहत करते हैं, इनको साजिश रहती है। और हम कहते हैं नरेंद्र मोदी अगर साजिश करके ये काम करते हैं, भारत दूसरे नंबर पे आता है चाइना को पछाड़ के रोड मैप में, तो चलती रहनी चाहिए। अभिनंदन 24 घंटे में आता है साजिश करके, आते रहना चाहिए। 29 घंटियां सर्वोच्च सम्मान देती है साजिश करके मोदी जी की, तो देती रहनी चाहिए। एक्सप्रेसों के जाल बिछ रहे हैं भारत में साजिश करके, तो बिछते रहने चाहिए। तिरंगा लाल चौक पे लहराया जा रहा है, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर हो रहा है साजिश करके, तो ऐसी साजिशें चलती रहनी चाहिए। 29 से ज़्यादा कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान दे दिया, 7 कट्टर इस्लामिक कंट्री थी जिसमें साजिश करके, तो देते रहना चाहिए। आतंकवाद मुक्त भारत 90% हो गया साजिशें करके, तो ऐसी होनी चाहिए। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला साजिशें करके, तो ऐसी साजिशें मोदी जी को दिन रात करनी चाहिए, 24 घंटे करनी चाहिए। स्वाति मालेवाल ने अभी बयान दिया है कि जो केजरीवाल जी ने जब उन्होंने 6 साल से केजरीवाल जी के साथ काम किया, पार्टी में साथ मिलकर चली, उन पर आरोप लगाए कि उन्होंने उनके साथ पिटाई की, मार पिटाई की, तो इसे कैसे देखते हैं? तो तब केजरीवाल जी को संज्ञान लेना चाहिए था ना, तब इनको अपने उस पीए को निलंबित करना चाहिए था, उस पर जांच के आदेश देने चाहिए थे। वो तो भगवंत मान जी के फॉरेन कंट्री के ट्रिप लगा रहे हैं। और वो स्वाति मालीवाल जिसने महिलाओं के लिए दिन रात काम किया, वो मतलब एक रेड लाइट एरिया है जीपी रोड, वहाँ जा करके छोटी छोटी बच्चियों को छुड़ा करके लाई एनजीओ के साथ, जिसने धरने तक पे वो महिला बैठ जाती थी सरकारों के खिलाफ महिलाओं के लिए। आज उस महिला का जब शोषण हो रहा है, उस महिला को पीटा जा रहा है, तो केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार महिलाओं के भाई बेटे वो चुप हो जाते हैं। तो स्वाति मालीवाल की गलती कहाँ है? अगर भाई साहब इनके कार्यकर्ता ही, मेरे को लगता है चमचे जो है ना, वो चम्मच से भी रगड़ जाए ना तब भी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन स्वाति मालीवाल स्वाभिमानी नेता हैं, आत्मसम्मान करना भी जानती है और करवाना भी जानती हैं, इसलिए उन्होंने इनका दरकिनार किया। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि स्वाति मालीवाल को भी शायद ईडी सीबीआई का डर दे दिया, इसलिए वो बीजेपी में जा रही है। ऐसा नहीं है, बीजेपी नारी सम्मान की बात कर रही है, नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है। तभी जो बिल आया उसमें आपके राज्यसभा मेंबरों ने तो वोट ही नहीं किया, तो आप क्या जानोगे नारी का सम्मान क्या होता है? जो आम आदमी पार्टी है उसके जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ने गद्दारी की है। क्या ये गद्दारी की है उन्होंने पार्टी छोड़ के? अगर एक पार्टी को छोड़ना गद्दारी है तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे नेता पहले भी आम आदमी पार्टी को छोड़ के गए हैं। फिर कुमार विश्वास भी गद्दारी होंगे इनकी नज़रों में, योगेंद्र यादव भी गद्दार होंगे, प्रशांत भूषण भी गद्दार होंगे, और 2-3 और भी इनकी पार्टी से छोड़ कर गए थे, सारे गद्दार होंगे। ईमानदार कौन है? ईमानदार है सोनिया गांधी जी, जिनको इन्होंने बोला मेरे पास फाइल है पूरी भरी हुई है, जेल पहुंचाऊंगा। उनके साथ सुनीता केजरीवाल स्टेज साझा कर रही थी। फिर ईमानदार कौन है? कपिल सिब्बल जी, जिनको इन्होंने बोला जेल भेजूंगा, वही इनकी बेल के लिए केस लड़ रहे हैं। फिर इनके सामने ईमानदार थी शायद अन्य वो नेतागण जिनकी लिस्ट लेकर के आए थे, वो सारे ईमानदार थे, लेकिन आज वो सारे ईमानदार केजरीवाल के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। वो जनता को दिख गया, इसलिए दिल्ली से तो सफाया कर दिया इनका केजरीवाल का, अब पंजाब की बारी है। राघव चड्ढा जी ने जो पार्टी छोड़ी उसका मुख्य कारण यही था कि उन्हें डेप्यूटी पद से हटा दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप था कि वो पार्टी के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं। जब केजरीवाल जी जेल गए तब भी वो लंदन चले गए थे, उनके हित में उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ऐसा क्या है? वो पार्टी के पक्ष में काम नहीं कर रहे होते। तो एक बात आइए, जो स्विगी जोमेटो वालों का मुद्दा था वो किसके आगे उठाया? भारत सरकार के आगे, मोदी सरकार के आगे। जो 200-250 रुपए का समोसा एयरपोर्ट पे मिल रहा था उसका रेट कम करने के लिए मुद्दा किसके आगे उठाया? मोदी सरकार के आगे। केजरीवाल को तो नहीं बोला भाई समोसा
डोसा सस्ता करा दो आकर के, या स्विगी जोमेटो वालों की हेल्प कर दो आकर के, या 28 दिन का डाटा 30 दिन का करो। भारत सरकार के आगे तो प्रश्न उठाए। तो केजरीवाल का साथ कब नहीं दिया और भाजपा सरकार से कब उन्होंने सवाल नहीं पूछा, ये भी बता दीजिए। लेकिन आपको यह समझ आ गया कि ये मुद्दों से कहीं ना कहीं राघव चड्ढा इतने पॉपुलर हो गए हैं कि लोग उनको कह रहे हैं ही इज एजुकेटेड, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, इनको मुख्यमंत्री बनाओ। तो इनको ये लगा अस्तित्व मेरा खत्म में आ गया। कहाँ केजरीवाल होता तो राघव चड्ढा। उनके फॉलोवर इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोस मिलियंस में जा रही हैं, 100 200 मिलियंस जा रही हैं। मेरा वजूद क्या रह जाएगा? मैं अपनी टिकट नहीं बचा पाया, मैं अपनी विधायकी हार गया हूं, और मैं एक पार्टी के संयोजक के अलावा कोई पद पे भी नहीं हूं, तो पार्टी के नेता मेरा सम्मान कैसे करेंगे? तो वो सम्मान ना खो जाए, इसलिए इन्होंने राघव चड्ढा को बोलने का समय छीन लिया। उनकी सदस्यता छोड़ ले करके अशोक मित्तल को देनी चाहिए, लेकिन अशोक मित्तल को भी समझ आ गया जो केजरीवाल अपनी चमक धमक के लिए राघव चड्ढा जैसे ईमानदार नेता के साथ धोखा कर सकता है, उसके लिए अशोक मित्तल भी कुछ नहीं है, उसके लिए स्वाति मालीवाल भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने भी ये बोला, राघव चड्ढा तुम तो जा रहे हो ये पार्टी छोड़ के, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए राज्यसभा की सदस्यता। राघव चड्ढा का जो पद छोड़ने का जो फैसला, पार्टी छोड़ने का जो फैसला है, वो पंजाब चुनाव पर कितना असर डालेगा? क्या हम उन्हें पंजाब के सीएम होने के तौर पर देख सकते हैं? नहीं, देखो, मैंने जहाँ तक, मैं खुद होशियारपुर का हूँ, मुझे पता है पंजाब में आज तक का इतिहास रहा है कि पगधारी ही वो रहा है, और पंजाब की अपनी एक वो है। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक एजुकेटेड उभरता पंजाब हमें देखना है, आगे बढ़ता पंजाब देखना है, क्योंकि गुरुओं की भूमि है वो हमारे, और गुरुओं की भूमि की आज हालत क्या कर दी है पंजाब के अंदर कि छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शन और नशे में डुबो दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो कहा था कि पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। नहीं बनाया ना, वो तो रेत माफिया को जेल में भेजने की बात करते हैं, रेत का रेट डबल हो गया। वो तो पंजाब को कर्जा मुक्त करने की बात कर रहे थे, उल्टा कर्जा बढ़ा दिया गया वहाँ का। आप जाकर देखिए गुंडाई बदमाशी कितनी बढ़ गई वहाँ पे। पंजाब के जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं आज अपनी ज़मीनें गिरवी रख के बेच करके। वो पंजाब गुरुओं की भूमि जहाँ पे पूरे भारत से नहीं विदेशों से लोग जाते हैं दर्शन करने दरबार साहिब के अंदर। उस पंजाब को, खिलते पंजाब को, हमारे हंसते पंजाब को किसकी नज़र लग गई कि आज वो नशे में चला गया? आज जा करके देखिए, लेकिन हर वो माँ रोती है, हर वो बाप रोता है कि यार ये मेरा बच्चा किस लत में लग गया, उसको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है। और सरकारें जो हैं वो इन नशाखोरी के ऊपर रोक नहीं लगाती है, बढ़ावा देती हैं। आज पंजाब की स्थिति क्या हो गई? आप जाकर देखिए, नई जनरेशन, जापान में तो समझ आता है कि वहाँ पे यूथ जो है वो है ही नहीं, सारे बूढ़े लोग हैं, क्योंकि यूथ वहाँ पे जो जनरेशन है वो पैदा ही नहीं कर रहे वो लोग, पता नहीं क्या उनकी मानसिकता है। लेकिन पंजाब के अंदर तो देखो, शेरों की भूमि रही है, सिंगों की भूमि रही है। हर पल उन्होंने पूरे भारत के साथ में खड़े होने का जो दायित्व है वो निभाया है। लेकिन आज वो पंजाब हमारा क्यों पिछड़ रहा है, क्यों कर्जे में जा रहा है, इसकी चिंता भी तो आपको, हमारे जैसे युवाओं को करनी पड़ेगी, और हम कर रहे हैं।